एक ऐसा शहर जिस पे हर बड़ी सल्तनत अपना कब्जा चाहती थी, शहर सियालकोट। पर सबसे ज्यादा हुकूमत किसने की? क्यों ये शहर सियालकोट एक ऐसा स्ट्रैटेजिक मकाम है, एक ऐसी लोकेशन पे है कि इस पे कंट्रोल करना पूरे खित्ते पे कंट्रोल करने के मुतरादिफ है। मैं हूं आफ्ताब गिल और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सियालकोट की तीसरी किस्त। इससे पहली दो अक्सात में हम जान चुके हैं 3000 साल कबल मसीह से लेके 1000 सदी ईस्वी पहले तक का एरिया। आज हम 1000 सदी ईस्वी से लेके 2026 यानी आज के दिन तक की हिस्ट्री इस सियालकोट की जानेंगे। तो अगर आप सियालकोट के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तभी आप यहाँ रुकें, वरना आप अपने टाइम को किसी अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर बंदे के वक्त की अहमियत है। और अब हम दोस्तों चलेंगे 1000 साल पीछे, जब इसी शहर सियालकोट पे एक बड़ी सल्तनत की नजर पड़ चुकी थी जो मसलसल इस इलाके पे हमले कर रही थी। यहीं पर दोस्तों सियालकोट में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। तो 1000 सदी ईस्वी में यहाँ सियालकोट पर हिंदे शाही का दफाई प्रोग्राम चल रहा था। हुकूमत तो उनकी यहाँ नहीं थी, लेकिन सियालकोट का दफाई एग्रीमेंट जो है ये हिंदे शाही के साथ था। तो अब 400 सालों तक हिंदे शाही के एग्रीमेंट में, डिफेंस एग्रीमेंट में सियालकोट एक आजाद रियासत की तरह रहा। नीम आजाद कह सकते हैं, क्योंकि डिफेंस का सिस्टम जो है ये इन्होंने अपने हिंदे शाही के कंट्रोल में दिया हुआ था। तो इन 400 सालों में भी मुसलसल हमले होते ही रहे, कभी नहीं हुआ कि हमले ना हुए हों, मुसलसल हमले होते रहे। लेकिन हिंदे शाही के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट था उसकी वजह से वो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम करते रहे और हर बार जो है वो बगावतों को कुचला गया, जो हमलावर आए उन्हें कुचला गया और यहाँ पर बरूनी ताकतें अपना असर ना छोड़ सकी। लेकिन फाइनली 1001 सदी ईस्वी में महमूद गजनवी शिमाली पंजाब के इलाकों पे हमला करता है। ये नहीं कि इसने सिर्फ 1001 सदी ईस्वी में पहला हमला किया था, नहीं, ये इससे पहले भी शिमाली पंजाब के इलाकों पे हमले कर रहा था। तो 1001 सदी ईस्वी में इसने इन इलाकों पे अपना पूरा कंट्रोल बना लिया और इन हमलों की वजह से यहाँ पे हिंदे शाही का जो दफाई प्रोग्राम था वो बहुत वीक हो चुका था और मरहला वाइज इन्होंने फिर इसको शिकस्त दी। और 1001 सदी ईस्वी में यहाँ महमूद गजनवी अपनी हुकूमत बनाता है। तो महमूद गजनवी ने शिमाली पंजाब के जिन इलाकों पे कब्जा किया उनमें से एक शहर सियालकोट है। ये तब का शहर सियालकोट है 1000 सदी ईस्वी में, जब यहाँ पे महमूद गजनवी ने हमला करके यहाँ अपनी सल्तनत बनाई। महमूद गजनवी 1001 ईस्वी से लेके 1171 ईस्वी 1171 ईस्वी तक यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार रहता है। महमूद गजनवी की सल्तनत यहाँ पे हुकूमत करती है। लेकिन दोस्तों ताकत हमेशा किसी एक के पास नहीं रहती, क्योंकि जब किसी को ताकत मिलती है तो उसकी खसूसियात और क्वालिटीज़ की वजह से मिलती है, उसकी स्ट्रैटजी पावर की वजह से मिलती है। लेकिन वो पावर जब एक अरसा दराज तक चलती रहे तो लोग उसको परमानेंट समझ के अपने आपको वीक करने में कोई आर नहीं महसूस करते कि जो हमने सिस्टम डेवलप किया है वो चलता रहेगा।
इसी वजह से वक़्त में हम देखते हैं कि सबसे पहले एक ताकत आती है, पहले कमज़ोर होते हैं, बेबस होते हैं, फिर बेबसी में वो लाचार होते हैं, फिर वो पावर बनते हैं, फिर वो पावर में आते हैं और पावर वीक होती है। तो इसीलिए पावर कभी किसी के पास नहीं रहती। वक़्त में मुख्तलिफ सल्तनतें अपना अरसे के अरूज तक पहुँचती हैं और फिर रफ्ता रफ्ता ज़वाल का शिकार होती हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी से एक दिन में ही एक सल्तनत हार गई, उसके पीछे एक लंबा प्रोसेस चल रहा होता है। फाइनली तो वो जब तक करके वो आज हारे कल हारे, तो ये उस मुसलसल गिरने का ही एक अमल होता है, जिसके बाद उनकी पकड़ बिल्कुल सिस्टम पे ख़त्म हो जाती है और नए रूलर आके उसको बेसिक से शुरू करते हैं। तो महमूद गजनवी की सल्तनत पे मुसलसल जो हमला कर रहे थे वो थे मोहम्मद गौरी की सल्तनत। महमूद गजनवी 1170 तक तो हुक्मरान थे, लेकिन 1170 से लेके 1180 तक मोहम्मद गौरी ने इनका यहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल ख़त्म कर दिया और महमूद गजनवी की सल्तनत बिल्कुल ख़त्म हो गई। और मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे 1181 से अपनी सल्तनत बनाई। तो महमूद गजनवी 170 सालों तक सियालकोट पर भी बरसरे इक़्तिदार रहा। तो ये शहर सियालकोट पहले हिंद शाही के कंट्रोल में 400 साल रहा, इसके बाद 170 सालों तक महमूद गजनवी के कंट्रोल में रहा। फिर मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनवी की सल्तनत को ख़त्म किया और अपनी सल्तनत बनाई 1180 में। लेकिन दोस्तों मोहम्मद गौरी जो है वो ज़्यादा अरसे तक सेहतयाब नहीं रहता और वो 1206 ईस्वी में इंतकाल कर जाता है। यहीं से सियालकोट एक बिल्कुल नए दौर में चला जाता है। इसका एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसकी फौज का सिपा सलार भी था, जिस पे इसे बहुत भरोसा। तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये तख्त नशीं होता है। तो जो मोहम्मद गौरी की सल्तनत थी, सियालकोट भी उस सल्तनत का हिस्सा था। मोहम्मद गौरी सिर्फ सियालकोट का हुक्मरान नहीं था, मल्टीपल एरिया था उसके पास, लेकिन जो एरिया उसके पास थे सियालकोट भी उनमें से एक था। तो सियालकोट मोहम्मद गौरी के अंडर में था और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम जो था वो इसकी वफात के बाद खुद तख्त नशीं होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बनने के बाद सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखता है 1206 ईस्वी में। तो अब पहली बार था कि दिल्ली सल्तनत के अंडर में बहुत बड़ा इलाका था और उस इलाके में से एक जो है वो सियालकोट भी था। अब सियालकोट जो है वो नए नए अदवार से गुजर रहा था। कहाँ ये सियालकोट हिंद शाही के कंट्रोल में, कहाँ ये महमूद गजनवी के कंट्रोल में, कहाँ ये मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में, और अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में आके तख्ते दिल्ली के अंडर में आ चुका था, दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो सल्तनत दिल्ली की हुकूमत यहाँ पे 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक रहती है। तो इस तरह सियालकोट 320 सालों तक सल्तनत दिल्ली का हिस्सा बना रहता है। और जैसा कि ताकत दोस्तों सदा किसी के पास नहीं रहती, 1526 में पानीपत के मैदान में ज़हीरुद्दीन बाबर इनको शिकस्त देता है और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी जाती है। ज़हीरुद्दीन इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में शिकस्त देता है। लोधी ख़ानदान उन 4 ख़ानदानों में से एक है जो सल्तनत दिल्ली के थे, जिनमें से पहला ख़ानदान ग़लामा है जो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक इक़्तिदार में रहता है। इसके बाद
खिलजी खानदान इक़्तिदार में आता है। ये खानदान 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक बरसरे इक़्तिदार रहता है। इसके बाद तगलक खानदान इक़्तिदार में आता है, जो 20 सदी ईस्वी से लेके 1414 सदी ईस्वी तक बरसरे इक़्तिदार रहता है। और चौथे नंबर पे आखिरी खानदान, जिसे लोधी खानदान कहते हैं, ये सल्तनत दिल्ली का आखिरी खानदान था। ये 1414 से लेके 1526 ईस्वी तक बरसरे इक़्तिदार रहता है। और सियालकोट ये सारा अरसा 320 साल सल्तनत दिल्ली के अंडर में रहने के बाद मुगलिया सल्तनत के कंट्रोल में तब जाता है जब ज़हीरुद्दीन बाबर शिकस्त देता है पानीपत के मैदान में सिकंदर लोधी को। तो जहां हम आज देखते हैं मुगलिया सल्तनत, इससे पीछे के अदवार जो हैं वो बहुत कम लोग ही जानते हैं, जो अब तक की चीज़ें मैंने बताई। लेकिन मुगलिया सल्तनत तक समझ आती है लोगों को कि ये मुगलों के दौर की हैं, ये अंग्रेज़ों की दौर की हैं, लेकिन मुगलों से पीछे के दौर में अक्सर लोग नहीं जाते। तो मुगलिया सल्तनत जो है वो 1526 से लेके 1858 तक पूरे बरसगीर पे हुकूमत करती है। लेकिन सियालकोट पे 1526 से लेके 1799 तक यहाँ सियालकोट पे इसकी हुकूमत रहती है। इसके बाद सियालकोट का एरिया इसके अंडर में नहीं रहता। तो तकरीबन 300 सालों तक सियालकोट का एरिया मुगलिया सल्तनत के कंट्रोल में रहने के बाद 1799 में, चूँकि 17वीं सदी ईस्वी में अंग्रेज़ यहाँ पे आ चुके थे और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे कंट्रोल लेना शुरू हो चुकी थी। और शिमाली पंजाब में ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी सारा कंट्रोल बना रही थी। यहाँ पे जो मुगल्स थे, मुगल सल्तनत थी, उनका कंट्रोल बहुत वीक था। तो फिर यहाँ के जो सिख थे वो आगे आते हैं और सल्तनत संभाल लेते हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह 1799 में यहाँ पंजाब में अपनी हुकूमत बना लेता है, जो फिर चलती है 1801 सदी ईस्वी तक, यानी 2 से 3 साल, यानी 3 सालों तक सियालकोट पे महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी। यानी 3 सालों तक सियालकोट जो है वो सिखों के अंडर में भी रहा है। अब मुगलिया सल्तनत वीक होना शुरू होती है तो 1857 में मुगलिया सल्तनत बिल्कुल ख़त्म होती है और ब्रिटेन राज यहाँ पे लागू होता है। तो ब्रिटेन राज जो था, सियालकोट भी उसका हिस्सा था। तो यही सियालकोट जो अब तक कई हुक्मरानों के नीचे से गुजर चुका है, अब ब्रिटेन राज का हिस्सा बन चुका था। और यहीं से सियालकोट की हिस्ट्री अब पूरी तरह बदलने वाली थी, क्योंकि अभी तक ना तो यहाँ पे पक्की सड़कें थी, मुगलों ने सड़कें बनाई थी, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो वो बहुत एडवांस रोड नहीं थे और रेलवे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई गई, पक्की सड़कें बनाई गई और तलीम का निज़ाम पहले जहाँ मदारस तक था और किताबों में निसाब नहीं था, सिर्फ ज़बानी ही बताया समझाया जाता था, या बड़ी निसाबी किताबें नहीं थी मजहबी किस्म का, और जो अलीड तबका नॉलेज देना चाहता था वही किताबों में मिल सकता था। तो बाकायदा जो है वो निसाब का इंतज़ाम नहीं था,
इसके बाद पहली बार सियालकोट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बना। इससे पहले ये इलाके ऐसे नहीं थे। अंग्रेज़ों ने इन इलाकों को डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे तकसीम किया। यूनियन काउंसिल्स ये सब मुगलिया दौर में नहीं थी। ये इसलिए था ताकि इलाके को पहचानना और कंट्रोल किया जा सके। फिर डिप्टी कमिश्नर्स बनाए, अदालतें बनाई और कंट्रोल के लिए पुलिस बनाई। पुलिस पहले भी एक सिस्टम था, लेकिन ऐसे सिस्टम ब्यूरोक्रेसी बनी तो ये सब अंग्रेज़ों की ही देन। भले ही इन सब को आज़ादी नहीं, ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों ने अपने कंट्रोल के लिए यहाँ पे बनाई थी, लेकिन सियालकोट बहरहाल तब इनके कंट्रोल में चला गया। और फिर 1947 तक सियालकोट जो है ये ब्रिटेन राज के ही कंट्रोल में रहता है। इसी दौर में सियालकोट से जो है वो सर्जिकल का सामान और खेलों का सामान तैयार करवाया जाता था, और इसके असरात अंग्रेज़ दौर से लेके आज तक हम देखते हैं कि आज भी सियालकोट खेलों का सामान और सर्जिकल चीज़ें बनाने में लगा हुआ है। यही आज भी सियालकोट की पूरी दुनिया में पहचान है। और 1947 के बाद 1947 में जब ब्रिटेन राज ख़त्म होता है और तकसीम बरसगीर होता है, तब भी एक मसला था कि सियालकोट किस तरफ जाएगा। तो काफ़ी लड़ाई और जंगें तब हुई, लेकिन जो इलाके मुस्लिम अक्सरियत वाले थे वो मुसलमानों के होने थे, और सियालकोट में मुसलमानों की अक्सरियत थी। इसीलिए 1947 से लेके आज तक यही सियालकोट रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है, और अभी तक ये सियालकोट रियासत पाकिस्तान का हिस्सा ही है। और तारीख़ में ये पहली बार है। इससे पहले सियालकोट कई अम्पायर्स का हिस्सा रहा, मुख्तलिफ राज्यों का हिस्सा रहा, सल्तनतों का हिस्सा रहा, लेकिन कभी किसी आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का हिस्सा नहीं रहा। तो ये पहली बार है सियालकोट की तारीख में कि पिछले अभी 100 साल नहीं हुआ कि सियालकोट जो है वो एक आज़ाद रियासत का हिस्सा है। देखें दोस्तों, लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन शहर वहीं रहते हैं, और हर दौर के लोग ये समझते हैं कि ये हमारा शहर है, ये हमारा इलाका है, और हर हुकूमत और सल्तनत ये समझती है कि ये हमारा है, ये हमारा है। और हम तारीख़ के चौके स्टूडेंट हैं, तो हम जानते हैं कि जगहें और चीज़ें वही रहती हैं, सल्तनतें बदलती हैं, हुकूमतें बदलती हैं, अम्पायर्स बदलते हैं, और पुराने लोगों की जगह नए लोग आते हैं, और ये चीज़ें चलती रहती हैं। शहर सियालकोट आज भी कई किस्म के अरूजो ज़वाल के बाद मुस्कुरा रहा है।